हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एसएससी जीडी, साथ में एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाला है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो आइए बिना देरी कहते हुए यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, 0 केल्विन किसके बराबर होता है। देखिए, 0 केल्विन बराबर क्या होता है। 0 केल्विन बराबर होता है 0 केल्विन बराबर होता है 200 माइनस 273 सेल्सियस। 0 केल्विन बराबर होता है 273 सेल्सियस। तो यहाँ पर सेल्सियस कितना होता है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। यदि आपके लिए सेल्सियस में पूछा जाए तो सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में होगा 0 केल्विन प्लस 273 बराबर में केल्विन। तो यहाँ पर क्या रहता है, यदि इसमें दिया है, यदि आपके लिए केल्विन में दिया है तो आपको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना होगा, उसमें 273 जोड़ने पड़ेंगे। यदि केल्विन में दिया और सेल्सियस में बदलना है तो 273 उसमें जोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक तरल पदार्थ का तापमान 32 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में उसका तापमान कितना होगा। देखिए, यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट है इसके सेल्सियस में बदलने के लिए एक सूत्र होता है, F माइनस 32/9 बराबर में C/5। तो यहाँ पे जो F है, या F का मान क्या है, F का मान है फ़ारेनहाइट और C का मान क्या है, C का मान है सेल्सियस। F का मान है फ़ारेनहाइट और C का मान है सेल्सियस। यहाँ पे F का मान हमें कितना दिया गया है, F का मान दिया गया है 32। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान रख देंगे 32 माइनस 32/9 बराबर में C/5। देखिए, 32 में से 32 घट जाएंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0/9 बराबर में C/5। देखिए, 0/9 यदि शून्य किसी भी संख्या में शून्य का भाग, यदि शून्य में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसमें कितना होता है, तो उसमें शून्य हो जाती है, वो पूरी संख्या शून्य हो जाती है। शून्य में किसी भी संख्या गुणा करने पर, भाग करने पर वो संख्या शून्य में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बराबर में C/5। तो इस 5 का आप त्रिज्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, सेल्सियस बराबर क्या आ जाएगा, सेल्सियस बराबर आ जाएगा 0 ही, क्योंकि 5 का 0 में गुणा करेंगे तो वहाँ पर 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो सबसे पहले तो आपके लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान और v क्या होता है, v होता है यहाँ पर वेग। तो किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। गतिज ऊर्जा के वेग और भार दोनों पर, भार मतलब mg, m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। देखिए, संग्रहित, तो यहाँ पे जो, यदि आप किसी पदार्थ में थोड़ा सा ताप में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यदि वो पहले 10 सेल्सियस पे है, 10 सेल्सियस पे है, यदि 10 सेल्सियस से आप उसके लिए 20 सेल्सियस करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, तो उसकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। अब देखिए, जब आप उसमें गतिज ऊर्जा तापमान देते हैं, तापमान देने से उसके कण है ना, उसमें कणों में कंपन होने लगता है। कणों में कंपन होने से गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होने से
गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जो स्थिर ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाला वायुमंडल परत को क्या कहा जाता है। देखिए, वायुमंडल में परतें कितने प्रकार की होती हैं, आमतौर पर तो 5 प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे निचली वाली परत के लिए क्या कहते हैं, सबसे निचली वाली परत के लिए कहते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या पाया जाता है, समताप मंडल के बाद होती है ओजोन मंडल, क्योंकि सब वो यहाँ पर समताप मंडल में ही, हालांकि ये समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। समताप मंडल के बाद क्या होता है, समताप मंडल के बाद होता है वायुमंडल। वायुमंडल के बाद क्या होता है, आयन मंडल। सबसे ऊपर होता है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में आयन वगैरह होते हैं, और यहाँ पे जो आप एंटीना वगैरह होते हैं, आपके एंटीना रिसीवर, और यहाँ से जो आपकी तरंगें जाती हैं तो ये क्या, इस आयन मंडल से टकरा के पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, जिससे हमारे सिग्नल वगैरह, टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह और भी तमाम प्रकार की चीज़ें चलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है, क्योंकि आयन मंडल से ये लौट के आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। देखिए, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है तापमान पर। यहाँ पर तापमान है चौथा ऑप्शन, तापमान पर निर्भर करती है। देखिए, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा आपने देखा होगा, यदि आप मॉर्निंग टाइम पे तो एक क्लास देख ही रहे हैं, 8 बजे एक क्लास होती है, ठीक है, रोज़ सुबह 8 बजे क्लास होती है। आप सुबह के समय बहुत से बच्चों की आदत होती है चाय पीने की, आप चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते समय आपका चाय का गिलसा है ना, वो गर्म होता है, ठीक है, चाय का जो कप होता है वो गर्म होता है। यदि आप उसमें उस गर्म कप के लिए आप पानी में रखते हैं या उसे ठंडा करते हैं, तो उसकी जो ऊष्मा है आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ठंडा क्यों होने लगता है, धीरे धीरे ठंडा क्यों होता है, उसकी ऊष्मा कहाँ जाती है, तो उसकी ऊष्मा ताप प्रवाह की दिशा कहते हैं, तापमान ऊष्मा प्रवाह की दिशा ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि तापमान है ना, तापमान उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। ऊष्मागतिकी का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है। देखिए, दिए गए ऑप्शनों में से सबसे आसानी से आग पकड़ने वाला कपड़ा कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। क्या, सूती कपड़ा। सूती कपड़ा बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और जो लाइलॉन का कपड़ा होता है, लाइलॉन के कपड़ा आग तो लगती है लेकिन वो क्या है, चिपकता है, आग लगने से वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के बाद वो शरीर पे चिपक जाता है, हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जो सूती कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी जलते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितने मीटर की होनी चाहिए। देखिए, न्यूनतम ध्वनि, यदि आप किसी को, जैसे आपने कहीं शांत जगह पर जाते हैं तो आप किसी का नाम लेते हैं, या बहुत से आपने मतलब वीडियो देखे होंगे, जब आप कहीं किसी का नाम लेते हैं तो आवाज़ वहाँ से लौट के आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो आवाज़ लौट के आती है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा जो न्यूनतम दूरी है उसके लिए जो आवाज़ लौटने की वो है 17 सेंटीमीटर, 17 मीटर तक की आवाज़ जो कि लौट के आती है। इसके बाद यदि आप इससे ज़्यादा दूरी की आवाज़ जाएगी वो लौट के नहीं आएगी, क्योंकि जो वायु की गति है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे वायु की गति कितनी होती है, वायु की गति होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, 17 मीटर इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जल किस तापमान अथवा फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। देखिए, शुष्क जल है ना वो कितने फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, तो यहाँ पर किससे पूछा है, फ़ारेनहाइट पूछा है, तो फ़ारेनहाइट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर क्यों है, इसलिए देखिए यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट, यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट
32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, इन तीनों पर जो जल है ना वो जम जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा किस में गया है, हमसे यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। तो फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और यदि सेल्सियस में पूछता, देखो सेल्सियस में 0 सेल्सियस, यदि केल्विन पूछेगा तो 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कोई वस्तु अंततः जमीन पर पहुँच कर रुक जाती है तब। देखिए, जब कोई वस्तु है यहाँ पर कुछ ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, गिरने के बाद जब वो ज़मीन पर रुक जाती है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है। देखिए, उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा घट के गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा से यहाँ पे वो रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ पर रखी होने पर उसकी गति ऊर्जा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, mgh होगी। यहाँ पर mgh होगी। देखिए, h का मान यहाँ पे इतनी दूरी, इतनी ऊंचाई पे रखी हुई है कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे रखी है, जैसे जैसे वो नीचे आती जाती है तो इसकी mgh का मान कम होता जाएगा, तो क्या स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और गतिज ऊर्जा वेग बढ़ता जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए स्थितिज और गतिज ऊर्जा के सूत्र बता दूँ तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, ये यदि देखिए आप कुछ ऊंचाई पे रखी है कोई वस्तु तो वहाँ पे h का मान अधिक होगा, और जब वो नीचे आती है तो h का मान कम होता जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी कम होता जाता है, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि जब कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, और वेग यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की कमान में ऊर्जा होती है। देखिए, कोई घड़ी की कमान है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए, स्थितिज ऊर्जा देखिए किस किस में होती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चों के खिलौने वाली गाड़ियाँ होती हैं उसमें आप चाबी भर देते हैं, ठीक है, चाबी भरनी होती है, उसमें चाबी भर देते हैं और चाबी छोड़ने के बाद वो कुछ दूरी तक आगे बढ़ जाती है। क्या होता है, उसमें जो आपने चाबी है ना, उस चाबी की स्प्रिंग में आपने स्थितिज ऊर्जा भर दी है। स्थितिज ऊर्जा भरने के बाद वो स्वतः आगे की ओर बढ़ रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है। देखिए, आपके बिल्कुल ये एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है। आपने देखा, हालांकि देखा तो नहीं होगा, ये वैज्ञानिकों का काम है, लेकिन फिर भी जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कहाँ पर गिरती है, सौर ऊर्जा पेड़ की पत्तियों पर आती है। ठीक है, पेड़ की पत्तियों पर सौर ऊर्जा गिरती है। ठीक है, सौर ऊर्जा पत्तियों से, पत्तियों की जो सौर ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा में ऐसे परिवर्तित हो जाती है क्योंकि सूर्य, जो पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। कैसे भोजन बनाते हैं, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सूर्य का प्रकाश, इन तीनों के कारण वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस O2 ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सौर ऊर्जा को किस में बदल दिया गया, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति किस तरंग की होती है, तो दिए गए ऑप्शनों में से सबसे अधिक तरंग की जो आवृत्ति है वो ऑप्शन नंबर 4 गामा के सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा की। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, देखें तो सबसे अधिक आवृत्ति गामा की होती है। गामा के बाद किस किरणों की होती है, गामा के बाद होती है एक्स किरणों की। गामा के बाद होती है एक्स किरणों की। एक्स किरणों के बाद किसकी होती है, एक्स किरणों के बाद होती है अल्ट्रा वायलेट किरणों की, अल्ट्रा वायलेट किरणों की।
ठीक है। और इसके बाद किसकी होती है, इसके बाद होती है दृश्य की, इसके बाद दृश्य की, इसके बाद फिर होती है अवरक्त की, अवरक्त किरण की, अवरक्त किरण के बाद होती है सूक्ष्म तरंगों की, सूक्ष्म तरंगों के बाद सबसे कम आवृत्ति होती है किसकी, रेडियो तरंगों की, सबसे कम आवृत्ति होती है रेडियो तरंगों की। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। देखिए, उसकी स्थितिज ऊर्जा किस स्थान पर सबसे अधिक होती है जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है, सबसे ऊंचे वाले स्थान पर। देखिए, सब यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया तो वो सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे होगी, जहाँ पे उसकी, क्योंकि देखिए स्थितिज ऊर्जा की ऊंचाई है ना, यहाँ पर सीधे स्थितिज ऊर्जा के समानुपाती होती है, स्थितिज ऊर्जा के सीधे समानुपाती। जितना एच का मान अधिक होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर, सबसे ऊंचे स्थान पर स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा कि यदि आप किसी एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें एक बर्फ़ का छोटा टुकड़ा डाल देते हैं तो उस जो बीकर में जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो तैरने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका पानी से घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। देखिए, जो प्रिज्म होता है, यदि प्रिज्म में एक ऐसे प्रकार का कांच होता है, यदि आप उसमें एक प्रकाश किरण पुंज आप उससे गुजारेंगे तो वो अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इस घटना क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर, प्रकाश का परिक्षेपण। देखिए, वो अपने सातों रंगों से किस प्रकार से क्रम से हो जाती हैं, वो होती हैं बैगनी, बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी, बैगनी जामुनी, नीली, नीली के बाद हरी, हरी के बाद पीली, पीली के बाद होती है नारंगी, नारंगी के बाद होती है लाल। तो इनको देखिए क्रम से याद करने का एक ट्रिक होती है, जो होती है बेजानी, हा पी ना ला। बेजानी, बेजानी का मतलब क्या है, बैगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, और हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, और लाल का मतलब लाल। तो एक क्रम से होती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में ऊष्माकरण का वेग कितना होता है। देखिए, निर्वात में ऊष्माकरण का वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मों के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है। देखिए, धूप के चश्मों के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो धूप के चश्मों के लिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। क्या, क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, जो कि प्रकाश किरणों के लिए, जो और किरणें होती हैं उनके लिए जो इसका किससे बना होता है, क्रुक्स कांच बना होता है किससे, सीरियम ऑक्साइड से बना होता है। सीरियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CeO2। सीरियम ऑक्साइड का सूत्र होता है जो कि हानिकारक परावैंगनिक किरणों के लिए अवशोषित कर लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर है, क्रुक्स कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुदैर्ध्य तरंगें किस में से नहीं गुजर सकती। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगें किस में से नहीं गुजर सकती हैं, तो वो निर्वात में से नहीं गुजर सकती हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। देखिए, तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंगें किन्हें कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें कहती हैं जब किसी माध्यम की तरंगें दिशा के माध्यम के कणों के कंपन के अनुदिश, यदि देखिए कोई कंपन हुआ तो वो उसके अनुदिश यदि इस प्रकार से कंपन हुआ तो वो इसी के समांतर चलने लगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें।
और अनुप्रस्थ तरंग क्या कहते हैं? यदि कंपन हुआ इस तरह का और वो तरंग किस प्रकार की चली, वो तरी ऐसे, मतलब लंबवत, लंबवत, पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। यहाँ पर इस प्रकार से चलती है कि पहले अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, इसके लंबवत, यहाँ पर लंबवत। ये चलने थी और चलने के इस प्रकार लंबवत चल रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। लंबवत चले तो अनुप्रस्थ तरंगे, और यदि इसके समांतर, माध्यम के समानांतर चले तो उससे क्या होते हैं? उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अनुदैर्ध्य तरंगें किस में नहीं गुजर सकती हैं? तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सूर्य के तरंग नीली प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, बैगनी रंग का जो प्रकाश है ना, वो अधिक फैलता है। अधिक फैलने के कारण प्रकाश का जो रंग होता है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? देखिए, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है ओजोन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। ओजोन परत है जो कि कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारी जीवन रक्षिका परत भी कहा जाता है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमें हमारी त्वचा पर जो तमाम प्रकार की कैंसर वगैरह हो सकती थी उनसे हमें बचाती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर है। 3900 एंगस्ट्रॉम, ये का मतलब क्या है? यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था ओले क्रिस्टेनस रोमन। देखिए, ओले क्रिस्टेनस रोमन, ओले क्रिस्टेंसन रोमन। इन्होंने कब नापा था? इन्होंने नापा था 1676 में। इन्होंने 1676 में नापा था। और प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 है, इसका राइट आंसर है। रोमन ने नापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट के नियम किससे संबंधित है? तो लैम्बर्ट नियम है प्रदीप्ति से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। यदि आप लोगों के लिए मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।